शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। हिमाचल प्रदेश में निवेश ब्यूरो की स्थापना की जा रही है। यह बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रस्तावित निवेश ब्यूरो पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस निवेश ब्यूरो की स्थापना उद्योग विभाग के अंतर्गत की जाएगी और सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि निवेशकों को प्रदेश में उद्योग मित्र वातावरण प्रदान किया जा सके और उन्हें निवेश के संबंधित किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। और चलिए इसी खबर पर और बातचीत करने के लिए शिमला से हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए। रणवीर, लगातार किस तरह से रेवेन्यू बढ़ाया जाए प्रदेश का, इसको लेकर सरकार बार बार सोच रही है, फैसले ले रही है और अब जो हिमाचल प्रदेश में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने के लिए कहा है कि निवेश ब्यूरो बनाया जाएगा ताकि जो आने वाली कंपनियां हैं या जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जी, आप देखिए बजट में भी इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी कि जो यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं उद्योगपति, उनके लिए जो यहाँ पर विभिन्न विभागों से जो एनओसी लेने की जो प्रक्रिया होती है वो काफी जो है कठिन है, उसकी कड़ी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। तो एक जो है उनके लिए रास्ता जो है बनाने की दिशा में ये कदम होगा। तो इसी को लेकर जो है ये जो निवेश ब्यूरो बनाया गया है और इससे पहले जो सिंगल विंडो सिस्टम होता था उसके स्थान पर ये इन्वेस्टमेंट ब्यूरो जो है वो काम करेगा और जितने भी जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर निवेश करना चाहेगा उसकी तरफ से जितने भी प्रस्ताव आएंगे या फिर अन्य जो वो यहाँ पर अपना उपक्रम स्थापित करना चाहते हैं, प्लांट स्थापित करना चाहते हैं, यूनिट स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए जो भी स्वीकृतियां यहाँ पर ली जानी है विभिन्न विभागों से वो इस ब्यूरो के माध्यम से दी जाएगी। तो एक कोशिश यहाँ पर राज्य सरकार ये कर रही है कि जिस तरह से हिमाचल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, खस्ता हाल है हिमाचल की आर्थिक स्थिति और उसको यहाँ पर सुधारने के लिए निवेश होना बहुत जरूरी है। और ये भी देखा गया कि जो विभिन्न परेशानियां यहाँ पर झेलनी पड़ती है नया उद्योग स्थापित करने के लिए, खासकर जो कागजी सरकारी दफ्तरों की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सरल बनाने की इसमें जरूरत थी और यही कारण था कि बहुत सारे जो उद्योगपति है वो यहाँ पर नहीं अपना जो है काम उन्होंने यहाँ पर शुरू नहीं किया। और जैसे जो है सदन में भी इसकी जानकारी दी गई थी कि पूर्व सरकार के समय जो इन्वेस्टर मीट हुई थी, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई थी धर्मशाला में, उसमें 901 के करीब एमओयू साइन हुए थे और करीब 503 ही जो है उन पर जो है काम हिमाचल में चला था। लेकिन यहाँ पर अब राज्य सरकार ये कह रही है कि कोई झंझट जो है निवेशकों को यहाँ पर ना हो, खासकर सरकारी दफ्तरों में, सरकारी कागजों में, और जो प्रक्रिया है उसको थोड़ी और सरल बनाया जाएगा। इससे जो है इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर जो इन्वेस्टर है उनको यहाँ पर आकर्षित किया जाएगा। तो बिल्कुल लगातार रणवीर, सरकार की मंशा यही है और सरकार यही सोच रही है कि किस तरह से एक तो जो सरकारी खजाना खाली है उसे किस तरह से भरा जाए और इसके अलावा रेवेन्यू को जो रेवेन्यू है उसे बढ़ाया किस तरह जाए, तो उसी तरफ इसे एक बड़ा कदम माना जा सकता है। जी हाँ, देखिए ये महत्वपूर्ण कदम है और मुख्यमंत्री ने जब इसकी बैठक की तो जो जानकारी निकल कर आई है उसके तहत ये जो निवेश प्रस्ताव जो आएंगे, जो प्रपोजल्स आएंगे राज्य सरकार के पास और तो उसको मंजूरी दिलवाने के लिए इस निवेश ब्यूरो में 2 समितियां होंगी। एक कार्यकारी समिति होगी जो निवेश ब्यूरो के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, सीईओ के तहत दैनिक आधार पर निवेश मामलों की निगरानी की जाएगी और जो दूसरी समिति होगी उसके अध्यक्षता मुख्यमंत्री खुद करेंगे और उसके माध्यम से भी जो प्रपोजल्स हैं उनको मंजूरी दी जाएगी। और मुख्यमंत्री ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये कहा है कि इस निवेश ब्यूरो की स्थापना का उद्देश्य जो अनुमोदन प्रक्रिया है उसमें तेजी लाना है ताकि निवेशकों को यहाँ आवेदन करने के बाद तुरंत अपना काम करने में सुविधा मिले।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में निवेश ब्यूरो की स्थापना की जा रही है, इसकी बाकायदा जानकारी सीएम सुक्खू ने दी है और इसके पीछे एक बड़ी दलील यही बताई जा रही है कि जो यहां पर निवेश करना चाहते हैं, जो कंपनियां यहां पर आना चाहती हैं, जो उद्योगपति यहां पर आना चाहते हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना होने पाए और वो आसानी से आकर यहां पर एक तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल युवा कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से 112 पद अधिकारियों को हटा दिया गया है। दिल्ली में राहुल गांधी के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा न लेने पर यह कार्रवाई की गई है। इनमें से ज्यादा पदाधिकारी हॉली लॉज के बताए जा रहे हैं। इनमें से 29 सचिव और संयुक्त सचिव हटाए गए हैं। कांगड़ा जिले से 22 और ब्लॉक अध्यक्ष हटाए गए हैं। शिमला से 6, हमीरपुर से 5, सोलन से 3, चंबा से 4, ऊना से 5, मंडी से 8, कुल्लू से 3, बिलासपुर से 5 और सिरमौर से 2 पद अधिकारियों को पदमुक्त किया गया है। और इसी खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, इससे पहले हमने इस खबर पर आपसे बातचीत की थी और कि कांग्रेस का ये एक बड़ा कदम कहा जा सकता है क्योंकि 122 पद अधिकारियों को उनके पद से हटा देना ये एक बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन क्या जिन अधिकारियों को हटाया गया है उनकी तरफ से अब तक इस पर कोई रिएक्शन आया है? नहीं अबू, अभी तक कोई रिएक्शन बड़ा जो हटाए गए पदाधिकारी है उनकी तरफ से नहीं आया है, लेकिन इस पूरे कदम को हम एक डिसिप्लिनरी एक्शन के तौर पर देख सकते हैं। कांग्रेस के अंदर ये एक स्पष्ट संदेश है कि हाईकमान के किसी भी आदेश को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये एक हम कह सकते हैं कि इस जो एक्शन कांग्रेस हाईकमान की तरफ से लिया गया है, यूथ कांग्रेस की तरफ से, उसमें एक स्पष्ट कहा गया है कि ये डिसिप्लिनरी एक्शन है और हाईकमान के किसी भी आदेश को हल्के में नहीं लिया जा सकता। खासकर ऐसे मौके पर जब कांग्रेस के बड़े नेता, हम कह सकते हैं गांधी परिवार के सदस्य और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के निष्कासन को लेकर मुद्दा हो और कांग्रेस एक तरफ मुहिम चलाए हो कि पूरे देश की सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जाएगा, ऐसे मौके पर कांग्रेस के अपने ही पदाधिकारी प्रदर्शन में शामिल नहीं होते हैं, कांग्रेस के अपने ही पदाधिकारी प्रोटेस्ट में नहीं पहुंचते हैं। न हिमाचल प्रदेश में यूथ कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा प्रोटेस्ट किया जाता है, ना ही दिल्ली में कांग्रेस के पदाधिकारी पहुंचते हैं सिवाय उनके प्रदेश अध्यक्ष के। तो फिर कांग्रेस हाईकमान की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है और डिसिप्लिनरी एक्शन के तौर पर हम देख सकते हैं इसको, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो निष्कासन है ये सदस्यों का वापस हो जाए। क्या अब रुख हाईकमान का रहता है ये तो समय बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि जो ये कदम उठाया गया ये कदम अपने आप में काफी बड़ा कदम है और एक बड़ा झटका भी कहा जा सकता है, लेकिन क्या पहली नजर में इसे सिर्फ ये मानकर चला जाए कि इन अधिकारियों ने प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया, महज इस वजह से इन्हें इतनी बड़ी सजा दी जा रही है, या इसके पीछे कुछ और बड़ी वजह बताई जा रही है, पार्टी की कोई अंदरूनी वजह भी बताई जा रही है? अबू, अंदरूनी वजह भी हो सकती है, लेकिन ये जो संख्या है पदाधिकारियों की जिनको हटाया गया है ये संख्या बहुत बड़ी है। तो ऐसे में अगर पार्टी में कोई गुटबाजी भी होती है, उसको लेकर भी कोई मान लो एक्शन होता है, तो इतनी बड़ी संख्या में पदाधिकारियों को नहीं हटाया जा सकता। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि आपने लगभग हर जिले की कमेटी से कांग्रेस यूथ के पदाधिकारियों को हटाया है और प्रदेश स्तर से तो हटाया है, लेकिन जिला स्तर से भी हटाया है, निचले स्तर तक ये बात करी है। तो ऐसे में ये हम डिसिप्लिनरी एक्शन के तौर पर इसको फिलहाल देख सकते हैं, जब तक कि कोई बड़ी प्रतिक्रिया इन हटाए गए पदाधिकारियों की तरफ से सामने नहीं आती है। अब इंतजार इसी का है कि क्या ये लोग कहते हैं, क्या ये माफी मांगते हैं या इसको स्पष्ट तौर पर डिसिप्लिनरी एक्शन के तौर पर देखते हैं, या फिर जो आप बात कह रहे हैं कि कोई गुटबाजी की इसमें आशंका है या कुछ होता है, ये खुलासा तभी हो पाएगा जब इनकी तरफ से फर्स्ट रिएक्शन आएगा। लेकिन फिलहाल इंतजार है, शायद ये पदाधिकारी भी इंतजार कर रहे होंगे कि इनको ऑफिशियली कोई चीज, कोई इंडिविजुअली डायरेक्ट बातचीत इनसे हाईकमान की तरफ से हो। लेकिन अगर इन पदाधिकारियों की हम बात करें अबू, तो इनमें से अधिकांश लोग NSUI के साथ जुड़े हुए हैं। हम कह सकते हैं कि शुरुआत से
जब से इन्होंने अपना छात्र जीवन शुरू किया है तब से ये कांग्रेस के स्टूडेंट विंग से जुड़े हुए हैं लगातार। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, अब इस पे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जिन अधिकारियों को हटाया गया है, पदमुक्त किया गया, इनकी तरफ से इस पर क्या कुछ रिएक्शन आता है, एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। विपक्ष के सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री ने राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में दिया। अमित शाह ने कहा कि जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे तब उन्हें एक फर्जी केस में फंसाया गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सीबीआई ने केस किया है, इसलिए कोर्ट आरोपों को खारिज करती है। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मेरी अरेस्ट की। जी, अरेस्ट में सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा। अगर प्रामाणिकता से टैप किया तो सीबीआई के उस वक्त के अफसरों ने, और मिटा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने, तो 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। हमने तो काले कपड़े नहीं पहने, कोई विरोध नहीं किया जी। मोदी जी के खिलाफ एसआईटी बनाई एक राज्य के मुख्यमंत्री के, कोई करप्शन का केस नहीं था। दंगों में इन्वॉल्वमेंट का केस करा फर्जी टाइप का, जो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हमने कोई हाई तौबा नहीं करी थी, कभी काले कपड़े पहनकर संसद को हमने जाम नहीं किया था भाई। और मैं बताता हूं नतीजा क्या आया। मुझे पकड़कर अरेस्ट किया, 90 में दिन ही बेल दे दी मुझे हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा कि अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त प्रूफ ही नहीं है। मुंबई में केस चला, गुजरात के बाहर ले गए, कोई आपत्ति नहीं, मुंबई में चला। वहां कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सीबीआई ने राजनीतिक इशारों पर यह केस किया है, इसलिए हम अमित शाह के खिलाफ के केस को और सारे आरोपों को खारिज करते हैं। हमने हाई तौबा नहीं की थी। और यही लोग थे, यही चिदंबरम बैठे थे, यही सोनिया जी नेतृत्व करती थी यूपीए सरकार का, यही मनमोहन सिंह थे, और यही राहुल गांधी सांसद थे। अब क्या हो गया भाई? लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद होने पर सियासी घमासान मच गया है। बुधवार को बजट सत्र के 12वें दिन सदन में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम से योजना को बंद करने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। इस पूरे मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में रहते हुए अपने चहीते पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता के पैसे से पेंशन लगवाई। इनमें 100 बीघा जमीन के करोड़पति मालिक लोग भी शामिल हैं। विरोध करना सबका हक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इस अधिकार का प्रयोग कर राजनीतिक आंदोलन कर लोग पेंशन के हकदार हो जाएंगे। विधायक संजय रतन ने भी इस योजना पर सवाल उठाए। इस योजना को लेकर सीएम सुक्खू भी कह चुके हैं कि वो बिल आने पर अपनी बात कहेंगे। जो लोकतंत्र प्रहरी योजना इन्होंने चलाई थी, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल थी? क्या वो स्वतंत्रता सेनानी थे? क्या वो देश के लिए लड़े? स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस की जिन्होंने लड़ाई लड़ी है उनका हम सम्मान करते हैं। पर जो इमरजेंसी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसके तहत जो है वो इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है, विरोध करना आपका हक है, पर उस चीज को लेकर आप उनको पेंशन लगा दें, ये कहां तक की बात है पब्लिक मनी से? मैं समझता हूं ये सरासर गलत है कि जिन्होंने विरोध किया, ठीक है, विरोध, मैं दोबारा बोलता हूं कि विरोध करना आपको कुछ चीज ठीक नहीं लगी किसी भी गवर्नमेंट की, आप विरोध करिए, बड़ी अच्छी बात है, पर क्या उनको पेंशन लगाना ये कहां तक जायज है? और जिन जिनको पेंशन लगाई है, मैं आपको उनकी लिस्ट प्रोवाइड करता हूं, वो तो करोड़पति लोग हैं। लगानी है तो गरीब को लगाइए आप, हमारे पास डाटा है पूरा, हम आपको लिस्ट देते हैं। वो बिल्कुल उनके पास 100 बीघे तो जमीन है आज, आप बिल्कुल वेरीफाई करिए और पब्लिक को आप बताइए। देखिए, संविधान जो बनाया गया था उस समय, उसका राजनीतिक विरोध जिन लोगों ने किया है उनको तो पेंशन नहीं लग सकती, मेरा मानना है। वो प्रश्न ये था कि स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन जो है वो कब बढ़ी थी, उनके परिवारों की पेंशन कब बढ़ी थी। 2017 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त फ्रीडम फाइटर्स की और विडोज़ की
पेंशन जो है वो बढ़ाई गई थी। उसके बाद 2017 से लेकर 22 तक जो है वो पेंशन नहीं बढ़ाई गई, जबकि चंद लोग ही जीवित रहे हैं जिनकी वजह से आज देश आज़ाद है। आज हम जो है खुले वातावरण में जी रहे हैं, हम विधानसभा में आ रहे हैं या दूसरे हम काम कर रहे हैं। ये सब स्वतंत्रता सेनानियों के जो उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसकी वजह से आज हम जो है खुले आसमान के नीचे जो है वो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। और साथ में इन्होंने जो लोग इमरजेंसी में अरेस्ट हुए थे किसी न किसी कारणवश, अगर उन्होंने कालाबाजारी की थी या दूसरे किसी काम से जो है वो इलीगल कोई काम किया था, उसकी वजह से इमरजेंसी में लोग अरेस्ट हुए थे, तो उनको इन्होंने पेंशन लगा दी। तो उनको ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन लोगों को देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इक्वेट करके उनके बराबर जो है पेंशन लगा दी। तो मेरा यही विरोध था कि पैसे वाले हैं, बड़े नेता हैं, चाहे कोई भी हैं, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसके लिए उनको पेंशन दी जाए। तो हमने कहा कि देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई है, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर किया, अपना यौवन जो है वो देश की कुर्बानी के लिए ख़त्म किया, उन लोगों के साथ इनको इक्वेट करना जो है वो गलत है और इनकी पेंशन जो है वो बंद होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हम जल्दी जो है वो विधानसभा में बिल लाएंगे और उस पेंशन को बंद। उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने एक योजना हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र प्रहरी के नाते उन लोगों के लिए समर्पित की थी जिन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी का विरोध किया था और जेल की सलाखों के पीछे उनको कई को 19 महीने कुछ कम समय तक रहे, लेकिन लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। ऐसे में हमने उनके सम्मान के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके लिए एक छोटा सा अमाउंट जो है वो उनको मानदेय का तय किया था लोकतंत्र प्रहरी के नाते। और ये योजना सिर्फ स्कीम नहीं है, और इसको हमने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में ला करके इसका एनेक्टमेंट हुआ है, यानी कि ये कानून बना। लेकिन उसके बावजूद वे वर्तमान सरकार ने उसको रद्द करने की घोषणा कर दी। तो आज हमने उनको पूछा कि आप बताएं कि आप इमरजेंसी का समर्थन कर रहे हैं क्या, स्पष्ट करें अपनी बात को। वो कह नहीं पाए इस बात को। तो उसी के तहत हम मुख्यमंत्री से मांग कर रहे थे, आप पुनः विचार करिए और पुनः विचार करके इसको बहाल करिए, ताकि क्योंकि बड़ा नंबर नहीं है, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, टोटल नंबर ये 80 के करीब है हिमाचल प्रदेश में कुल, ऐसे में बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। हमने कहा इस पर आप पुनः विचार करें, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ओर से कोई इस तरह का संतोषजनक जवाब आए। और बड़ी खबर हिमाचल से आपको बता दें कि हिमाचल में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। एक दिन में 255 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कोरोना संक्रमण से एक शख्स की मौत हुई है। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने अपील की है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। एक्टिव मामलों की संख्या 755 पहुंच गई है। प्रदेश में अस्पतालों में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं। तो हिमाचल में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। एक दिन में 255 कोरोना पॉजिटिव आए। कोरोना संक्रमण से एक शख्स की मौत हुई है। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने अपील की है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 755 हो गई है और अस्पताल में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज इस वक्त एडमिट हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मंडी जिले का राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेले का समापन समारोह सवालों के घेरे में आ गया है। मंडी जनपद के आराध्य बड़ा देव कमरोनाग पहली बार रुष्ट होने के कारण शोभा यात्रा में शामिल नहीं हुए। राज्य स्तरीय सुकेत मेले के समापन अवसर पर महामाया मंदिर से लेकर जवाहर पार्क तक भले ही भव्य जलेब निकाली गई, लेकिन सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार शाही जलेब में महामाया की पालकी के पीछे कमरोनाग को स्थान नहीं मिलने पर वो रुष्ट हो गए और अकेले ही मेला स्थल पहुंच गए। उचित मान सम्मान ना मिलने के कारण ये शायद
प्रशासन की गलती रही होगी या सरकार की गलती रही होगी या किसी प्रबंधन की गलती रही होगी, इस कारण हम जिले में शामिल नहीं हुए। शासन की तरफ से हमें जो महामाया में जो चादर दी थी वो हमें मिली, उसके लिए हम कोई इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जो राज परिवार द्वारा जो चादर थी उसे लेने हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये जिले में इतनी भीड़ भाड़ थी कि हमें खुद मतलब बचना मुश्किल हो गया था, इसलिए हम जिले से अतिरिक्त दिशा में हम निकले। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित है। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच है जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनके असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान कराने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लाते रहेंगे। आज हम आपके लिए तमिलनाडु के एक किसान पीएम मुरुगेसन की एक प्रेरक कहानी लेकर आए हैं, जो अपनी नवीन तकनीक के माध्यम से केले के कचरे को रस्सियों और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों में तब्दील कर रहे हैं। हम सब अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं और ज्यादातर इसी कश्मकश में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। मदुरई के मेलक्कल गांव के पीएम मुरुगेसन ने इन्हीं परिस्थितियों को तोड़ा और विजेता के रूप में उभरे। फिर मुरुगेसन ने ध्यान दिया कि उनके पिता केले के पेड़ से केवल फल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। விவசாயம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது விவசாயத்தை நஷ்டம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு. காரணம் என்னன்னா உழவாசி கிடைக்க மாட்டேங்குது, கிளைமேட்டில் சரியாக மகசூல் வராமல் போயிடுது, அல்லது தண்ணிலாம் போயிடுது, நோய் அடிச்சிருது. இந்த மாதிரி பல காரணங்களால் நாங்கள் விவசாயம் தொடர்ந்து பண்ணுறது நஷ்டத்திலே இருந்துச்சு. वहां से उन्होंने सोचना शुरू किया और एक के बाद एक अद्भुत योजनाएं उनके दिमाग में आने लगी। शुरुआत में उन्होंने रस्सी बनाना शुरू किया। जल्द ही रस्सी उत्पादन से वह बढ़कर बैग्स, टोकरी और मैट जैसे अन्य उत्पाद भी बनाने लगे। आज मुरुगेसन द्वारा बनाए गए उत्पाद यूएस, यूके और बाकी कई और देशों में भेजे जाते हैं। मुरुगेसन जैसे लोग हमें यह सीख देते हैं कि जहां चाह है वहां राह है। तो देखते रहिए हमारी खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे। नमस्कार।